अस्सलाम वालेकुम। एआई ट्रेनिंग सीरीज़ के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मशीन लर्निंग का मॉड्यूल हमारा ख़त्म हो गया और मशीन लर्निंग के मॉड्यूल में हमने पहले मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को समझा, मशीन लर्निंग की टाइप्स को समझा पहले 3-4 लेक्चर्स में और देखा कि मॉडल के मुतल्लिक़ा, डेटा सेट के मुतल्लिक़ा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और उसके बाद हमने हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं वो ट्रेन करके देखे, मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिदम के साथ। और बिल्कुल इसी तरह अब हम एआई की डेवलपमेंट के मॉड्यूल में दाखिल हो रहे हैं और इसमें भी पहले हम जो एआई के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे और पहले एआई के जो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स हैं उनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद साथ-साथ उनकी जो प्रैक्टिस है वो भी जारी रखेंगे। आज के लेक्चर में हम पहले देखेंगे कि एआई और एमएल का जो डेवलपमेंट का साइकिल है वो क्या है? यानी कि इसके जो मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, वो कौन-कौन सी होती हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि ओवरऑल जो एआई की कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं और उसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के अंदर उन फ़ील्ड्स के लिए क्या-क्या सर्विसेज़ अवेलेबल हैं जो कि रेडी मेड सर्विसेज़ हैं, जो कि प्री पैकेज सर्विसेज़ हैं, जो हमें स्क्रैच से करने की ज़रूरत नहीं है कि हम बिल्कुल स्क्रैच से या प्रोग्रामिंग करके वो सर्विसेज़ बनाएँ या उनको बिल्ड करें। वो ऑलरेडी मौजूद हैं, हमने उनको इस्तेमाल करना है और उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफ़ली बताऊँगा। अगले जो लेक्चर्स हैं उनमें उनकी डिटेल होगी। आहिस्ता-आहिस्ता मैं डिटेल जो है वो बढ़ाता जाऊँगा और इसके अलावा आज जो एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाऊँगा वो ये कि एआई डेवलपमेंट के लिए कौन-कौन सी ऑप्शंस होती हैं और उन ऑप्शंस में से कौन-सी ऑप्शन हम चूज़ कर रहे हैं। बेस्ड अपॉन कि हमारे पास जो कम्युनिटी है, जो हमारे पास जो लोग इस ये ट्रेनिंग ले रहे हैं टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, उन दोनों ग्रुप्स को ज़हन में रख के हम इस ट्रेनिंग को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर बहुत ही अहम है, इसमें आपको थोड़ी-सी विज़िबिलिटी होगी, आपको पता चलेगा कि आने वाले 2-3 महीनों में हम किस किस्म की लर्निंग करेंगे और किस किस्म के टूल्स जो हैं, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलते हैं थोड़ी-सी तफ़सील की तरफ। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो या कोई भी एप्लीकेशन बनानी हो आईटी के अंदर, तो एक प्रोसेस फ़ॉलो किया जाता है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहलाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहली जो स्टेज या सबसे पहला जो फ़ेज़ होता है, उसको प्लानिंग कहते हैं। जिसके अंदर ये प्लान किया जाता है कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनवाना है या जो एप्लीकेशन बनानी है, वो किस मकसद के लिए है और उसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, उसमें रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की जाती हैं और उसका रिटर्न जो है कि क्या होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या आरओआई वो डिस्कस किया जाता है। उस प्लानिंग के बाद जो बिज़नेस एनालिस्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनके साथ डिस्कशन की जाती है रिक्वायरमेंट के ऊपर। बिज़नेस एनालिस्ट जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स लेके डेवलपर्स के पास जाते हैं और उसको रिक्वायरमेंट को कम्युनिकेट करते हैं। डेवलपर रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और सेकंड स्टेज पे वो इसका डिज़ाइन तैयार करते हैं और उस सॉफ्टवेयर का या उस एप्लीकेशन के डिज़ाइन पे काम शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी हो जो कि प्रोडक्ट्स बेचती हो और वो ये इरादा करे कि उन्होंने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवानी है, तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होगा जो कि बिल्कुल इसी तरह से फ़ेज़ेज़ में स्टार्ट होगा और पहले वो प्लान करेंगे कि कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होनी है और वेबसाइट किस तरह की हो, ई-कॉमर्स साइट के ऊपर किस तरह का उसका डिज़ाइन हो, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट फ़ेज़ में प्लानिंग में डिस्कस होती हैं, उसका बजट डिस्कस होता है और उसके बाद वो आगे कम्युनिकेट कर दिया जाता है डेवलपर्स को, डेवलपर्स उसको डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन के बाद उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं जो कि तीसरे फ़ेज़ में होता है। और उसके बाद जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसको टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग टीम के पास या क्यूए टीम के पास भेज दिया जाता है ताकि उसमें से डिफेक्ट्स या बग्स जो हैं वो रिमूव कर दिए जाएँ। जब उसके सारे बग्स या डिफेक्ट्स रिमूव हो जाते हैं तो उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है सर्वर्स के ऊपर, वेब सर्वर्स के ऊपर ताकि वो यूज़र्स के लिए या जो एंड यूज़र के लिए ओपन कर दी जाए। इसको बोलते हैं कि प्रोडक्शन में डाल दिया जाता है। उस वेबसाइट को या उस एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में डाल दिया जाता है ताकि यूज़र्स उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और
अगर उस प्रोडक्शन में एप्लीकेशन के चलने के बाद कोई इश्यूज़ आएँ, तो उसको मेंटेनेंस और सपोर्ट के अंदर हल किया जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें ऐसी हों, जो कि प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट के बाद नज़र आएँ, तो उनको मेंटेनेंस के अंदर सॉर्ट आउट किया जाता है। और इसी तरह अगर कोई और चेंजेज़ करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंपनी है, उसको कोई और चीज़ें ऐड करनी हो उस वेबसाइट के अंदर, तो वो फिर दोबारा उसकी वो प्लानिंग फ़ेज़ में चला जाता है और उसके बाद उसको डिज़ाइन उन नई नई चेंजेज़ को डिज़ाइन के साथ दोबारा डेवलप कर दिया जाता है और फिर इस तरह से उनकी टेस्टिंग होती है, रिसाइकिल चलता रहता है। इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ़ साइकिल को आईटी के अंदर हर प्रोजेक्ट और हर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से एआई और एमएल की जो डेवलपमेंट है, वो भी तकरीबन मिलती-जुलती है, लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क है क्योंकि एआई और एमएल के अंदर मॉडल ट्रेनिंग होती है। डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली मॉडल के इर्द घूमती है, या अगर मॉडल ट्रेंड ले लिया जाए, तो फिर डेवलपमेंट की कॉस्ट और टाइम बच जाता है। तो बिल्कुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल की तरह यहाँ पे भी जो पहला फ़ेज़ है, वो प्लानिंग का होता है, जिसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, गोल्स डिस्कस होते हैं और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या आरओआई, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्कस किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। अच्छा, बिल्कुल ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की तरह मिलता-जुलता है और इसके अंदर भी अगर जो सेकंड फेज़ है उसमें डेवलपमेंट प्लान जो बनता है, जहाँ पे डिज़ाइन बेसिकली करना होता है डेवलपर्स ने, उस जगह पे ये डिसाइड किया जाता है कि क्या हमें अपना मॉडल शुरू से ट्रेन करना पड़ेगा या हम ट्रेंड मॉडल ले लें, क्योंकि इस वक़्त चूँकि बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, वो एआई सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है, जो कि रेडीमेड सर्विसेज़ हैं, जो कि बहुत सारे जो फीचर्स हैं उनको ऑलरेडी कवर कर चुकी हैं। तो वो लोग वो यूज़ करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, या ओपन एआई के सर्विसेज के मॉडल हैं, या गूगल विजन के एपीआईज़ हैं, उनको यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से एक ऑप्शन ये है, जो कि बहुत ज़्यादा अब यूज़ हो रही है, कि बजाय इसके कि मॉडल को बिल्कुल स्क्रैच से, ज़ीरो से ट्रेन किया जाए, उसके ऊपर सारे रिसोर्सेज़ लगाए जाएँ और बजट लगाया जाए। अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स रेडीमेड जो मॉडल है या सर्विसेज़ हैं, वो अगर ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, तो क्यों ना एक ट्रेंड मॉडल को इस्तेमाल कर लिया जाए। उससे काफ़ी सारी कॉस्ट बच जाती है और टाइम भी बच जाता है। अब इस केस में मिसाल लें कि जो हमने पिछले स्टेप में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो हमने वेबसाइट बनवाई है ई-कॉमर्स की, मिसाल के तौर पे उसके ऊपर एक रिकमेंडेशन इंजन जो है वो उसके अंदर प्लग करना है, जो कि एआई बेस्ड हो, जो कि जो यूज़र है उसकी बेस पे, कि वो यूज़र क्या मेल है या फीमेल है या कोई और है, तो उसकी बेस पे उसको रिकमेंड करेगा, उसकी जो बाइंग हैबिट्स है उसकी बेस पे उसको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेगा। तो बिल्कुल उसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर मिसाल के तौर पे 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद कंपनी का प्लान बनता है कि इसको एआई के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि इसकी रेवेन्यू बढ़े और इसके ऊपर सेल ज़्यादा हो। तो उसके लिए वो फिर उसी तरह का मॉडल जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको प्रेडिक्शंस मिलें और उन प्रेडिक्शंस की बेस पे वो उस यूज़र को उसकी स्क्रीन के ऊपर रिकमेंडेशंस सेंड करें। तो ये जो सेकंड फेज़ है, इसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि क्या उन्होंने मॉडल स्क्रैच से ट्रेन करना है, बिल्कुल नए सिरे से ट्रेन करना है, अपनी टीम के साथ ट्रेन करना है, या उन्होंने एक बना-बनाया मॉडल या सर्विसेज़ जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट से या ओपनएआई से या गूगल से या डीपसीक से या किसी और से बाय करनी है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि नहीं, हमने मॉडल खुद ट्रेन करना है, तो फिर उनको डाटा कलेक्शन और डाटा सोर्सिंग जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, कि उन्होंने इन हाउस डाटा लेना है या एक्सटर्नल लेना है, वेब स्क्रैपिंग करनी है, डाटा एनोटेशन करनी है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें उनको फिर कंसिडर करनी पड़ेंगी। अगर वो फेज़ 2 में डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमने माइक्रोसॉफ्ट एआई सर्विसेज़ को यूज़ करना है या ओपन एआई सर्विसेज़ को यूज़ करना है या गूगल विजन की एपीआई को यूज़ करना है, तो फिर उनको ये जो स्टेप 3 और स्टेप 4 नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको अपना मॉडल खुद ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर अपना मॉडल ट्रेन करना है, तो फिर वो स्टेप 3 डाटा कलेक्शन और मॉडल ट्रेनिंग और उसके अंदर इवैल्यूएशन और ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप फिर डिप्लॉयमेंट का है। अगर मॉडल ट्रेन हो गया है, चाहे आपने वो मॉडल ट्रेन किया है या आपने मॉडल
बाय किया है माइक्रोसॉफ्ट से या ओपनएआई से या गूगल से या किसी थर्ड पार्टी से, तो फिर उसको आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो मॉडल डिप्लॉय करना है और उसके बाद उसको यूटिलाइज़ करना है अपनी रिकमेंडेशंस के लिए और अपने एआई के प्रेडिक्शंस के लिए। तो फिर आपको डिप्लॉयमेंट भी करनी पड़ेगी, जो कि उसका नेक्स्ट फेज़ है, और उसके बाद मॉनिटरिंग होगी, जो कि प्रोडक्शन सपोर्ट थी। अगर आप पिछली स्क्रीन में देखें तो जो सिक्स्थ स्टेप था, फेज़ था, वो प्रोडक्शंस या मेंटेनेंस था, और यहाँ पे मॉनिटरिंग है, क्योंकि उस मॉडल को मॉनिटर किया जाएगा एक्यूरेसी के लिए कि वो कितनी बेहतर एक्यूरेसी दे रहा है, यानी जो रिकमेंडेशंस वो कर रहा है कितनी एक्यूरेट कर रहा है। कि ऐसा तो नहीं है कि वो जो एक मेल जो यूज़र है उसको वो लेडीज़ पर्स रिकमेंड कर रहा है, या वो कोई और भी चीज़ें जो कि गलत रिकमेंड कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है, तो उस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। अगर उसमें एक्यूरेसी में कोई फ़र्क आए, तो फिर उसको दोबारा प्लानिंग करके दोबारा उसको डेवलपमेंट वाली साइड पे लेके जाया जाता है, और इस तरह ये साइकिल पूरा हो जाता है। तो ये इस तरह से ये कंटिन्यूअस एक डेवलपमेंट प्लान चलता रहता है। अब हम देखते हैं कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग किस तरह से एआई की हेल्प करते हैं। डेटा साइंस जो है वो बेसिकली साइंटिफिक मेथड, एल्गोरिदम्स और मुख्तलिफ प्रोसेसेस को यूज़ करता है, जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वो डाटा से ले सके। डेटा साइंस डाटा को प्रिपेयर करता है मशीन लर्निंग के लिए। मशीन लर्निंग जो है उस डाटा को और एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करके मॉडल को ट्रेन करता है, प्रिडिक्टिव मॉडल्स को, ताकि उससे प्रिडिक्शंस ली जा सकें, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आती हैं, जो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, टूल और एजेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये मॉडल ही होते हैं जो कि बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस के। और एआई के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस हैं, जो ये तो मैंने बहुत छोटी सी लिस्ट दी है, जिसमें एआई सर्विसेज इंटीग्रेशन है एग्जिस्टिंग सिस्टम की, ये क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे बहुत सारी कंपनीज, हम इस वक्त दुनिया में मिलियंस ऑफ कंपनी हैं जिनके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर, उनके सिस्टम, उनके बिज़नेसेस को चला रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एआई नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो उन सॉफ्टवेयर्स के साथ एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे मैंने मिसाल दी कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट जो है वो 2 साल पहले अगर बनी है, तो उसमें एआई नहीं है। अब वो उसके साथ एआई के रिकमेंडेशंस जो इंजन है वो उसके साथ एम्बेड कर रहे हैं, और उस इंजन को डेवलप करने के लिए वो बेसिकली एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन लर्निंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। मशीन लर्निंग के या तो वो मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, या वो ट्रेन्ड मॉडल को आगे बाय करके आगे फाइन ट्यून करके यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बन रहे हैं, एआई एजेंट्स बन रहे हैं, चैटबॉट्स बन रहे हैं, ऑटोनोमस सॉरी व्हीकल सिस्टम जो है वो बन रहे हैं। टेक्स्ट और इमेज जनरेशन हो रही है, जो कि जनरेटिव एआई का हिस्सा है। रोबोटिक्स पे काम हो रहा है, और मेडिकल इमेजिंग। ये तो चंद चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं जो कि इस वक्त हो रही हैं एआई की डेवलपमेंट के थ्रू। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास एआई डेवलपमेंट के लिए ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहली ऑप्शन तो है जो कि प्योरली कोड इंटेंसिव है। कोड इंटेंसिव का मतलब है कि प्योरली जिसके अंदर आपको एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और आपको ये जो लाइब्रेरीज़ मैंने मेंशन की हैं पाइथन के अलावा, ये लाइब्रेरीज़ जो हैं ये आपको इनका थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि आपने इनको किस तरह से पाइथन में यूज़ करना है, और आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना होना चाहिए। और ये है कोड इंटेंसिव पाथ, जो कि जिसमें कंट्रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें कोड आपने खुद लिखना होता है, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोड लिखते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं यहाँ पे ये मिसाल देता हूँ कि जैसे अगर आपने घर में कोई पार्टी रखी है, तो आपने अगर तो ग्रोसरी ले आते हैं, तो आपने सारा काम खुद करना है। यानी आपने प्याज़ काटने से लेकर तो स्वीट डिश बनाने तक जो कुछ भी करना है, वो आपने खुद करना है। यानी कि फिर आपके पास कंट्रोल होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का खाना बना सकते हैं। आप देसी खाना बनाएँ, आप बारबेक्यू बनाएँ, आप चाइनीज़ बनाएँ, आप जिस तरह का मर्ज़ी बनाएँ, आपके पास ग्रोसरी है। लेकिन उसमें मेहनत भी बहुत लगेगी और टाइम भी लगेगा, ठीक है? तो ये बेसिकली कोड इंटेंसिव जो अप्रोच है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बना सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ेशन ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अच्छा, दूसरी जो ऑप्शन है, वो है लो कोड। लो कोड ऑप्शन में ये होता है कि आपको रेडीमेड चीज़ें मिल जाती हैं, पर आप उन रेडीमेड चीज़ों के साथ थोड़ा-सा काम करके, थोड़ा-सा कोड इस्तेमाल करके अपना काम पूरा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक चैटबॉट बनाना है, तो बजाय इसके कि आप अपना मॉडल ट्रेन करें और चैटबॉट जो है वो पाइथन के अंदर पूरा उसका कोड लिखें, आपको
एज़्योर एआई सर्विसेज़ में या गूगल के अंदर आपको बने बनाए एपीआईज़ मिल जाती हैं, आपको टूल्स मिल जाते हैं जो कि आपका काम आसान कर देते हैं और आप उससे चैटबॉट बना सकते हैं, आप उससे एजेंट्स बना सकते हैं, आप उन एपीआईज़ को यूज़ करके जनरेटिव एआई के मुख्तलिफ टूल्स बना सकते हैं, आप इमेज एनालिसिस कर सकते हैं, आप टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ट्रांसलेटर बना सकते हैं और इमेज एनालिसिस के और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करने का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सिर्फ़ कोड थोड़ा-सा लिखना पड़ेगा, जो कि आपको उन एपीआईज़ को कॉल करने के लिए लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो, तो जो हमारे मॉड्यूल 1 का कंप्यूटर साइंस बेसिक का लेक्चर 6 था, उसके अंदर हमने जो 5-6 लाइनों का कोड यूज़ करके एक जेमिनी का मॉडल जो था उसको कॉल किया था और उससे टेक्स्ट जनरेट करवाया था, फिर उससे इमेज एनालिसिस करवाया था। तो वो बिल्कुल वैसा ही काम है कि ऑलरेडी वो मॉडल बना हुआ है। हमने वो मॉडल नहीं बनाया। हमने सिर्फ़ उस मॉडल को उस 5-6 लाइनों के कोड के अंदर कॉल किया और उसकी आउटपुट ले ली। बिल्कुल सेम काम जो है वो लो कोड ऑप्शन में होता है, जिसमें आप एक्सिस्टिंग जो अभी रेडीमेड जो सर्विसेज़ हैं, वो आप यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एज़्योर के अंदर एआई सर्विसेज़ यूज़ करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये लो कोड जो ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। ये बेसिकली हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे जो हमारा पर्पल पाथ है, जिसमें हम पाइथन के साथ थोड़ी-सी प्रोग्रामिंग करके, तो इन एज़्योर एआई सर्विसेज़ को यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशंस, अपने टूल बनाएँगे। तो वो लो कोड ऑप्शन है। इसके बाद जो है वो है नो कोड ऑप्शन। अब नो कोड ऑप्शन जो है उसमें आपने देखा कि जैसे एज़्योर मशीन लर्निंग के थ्रू हमने मॉडल ट्रेनिंग करवाई। ये लो कोड ऑप्शंस हैं, नो कोड ऑप्शन है जिसके अंदर आपको कोड नहीं लिखना पड़ता। आप टूल्स यूज़ करके एज़्योर मशीन लर्निंग या एज़्योर एआई फाउंड्री या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो, इनको यूज़ करके आप मुख्तलिफ टूल्स, मुख्तलिफ चैटबॉट्स, एजेंट्स बना सकते हैं। और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इनका ओवरव्यू दूँगा और हम जब इसमें काम भी करेंगे तो आप देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली इनके साथ कैसे काम करते हैं। तो इस एआई ट्रेनिंग के अंदर हम 2 पाथ लेंगे। एक नो कोड है जो करंटली हमारा चल रहा है और उसके बाद हम जो अगला शुरू करेंगे, जो हमारा पर्पल पाथ है, उसमें हम लो कोड ऑप्शन लेंगे, जिसमें हम एज़्योर की एआई सर्विसेज़ को यूज़ करेंगे और इनको कॉल करके अपने मुख्तलिफ टूल्स बनाएँगे। और इसके अलावा एज़्योर एआई सर्विसेज़ के अलावा गूगल के वर्टेक्स को भी यूज़ किया जा सकता है। वर्टेक्स एआई जो है गूगल का, यानी ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एज़्योर के अंदर ही कॉल करें। गूगल के अंदर भी टूल हैं जिनको हम यूज़ करके जिनको बहुत थोड़े कोड के साथ यूज़ करके उन एपीआईज़ को कॉल करके हम अपने एप्लीकेशंस और टूल एआई के डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह नो कोड के अंदर भी गूगल वर्टेक्स जो है वो हेल्प करता है और उसमें जो ऑटो एमएल है, बिल्कुल एज़्योर मशीन लर्निंग की तरह, जैसे एज़्योर के अंदर एज़्योर मशीन लर्निंग है, बिल्कुल इसी तरह गूगल के अंदर ऑटो एमएल है, जो कि उसी तरह से मॉडल की ट्रेनिंग में हमारी हेल्प करता है। और इसमें 2 ऑप्शन है, आप विया कोड भी कर सकते हैं और नो कोड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें कि जो एआई की फ़ील्ड्स हैं, वो कौन-कौन सी जो हाई लेवल पे, वैसे तो इससे और भी ज़्यादा फ़ील्ड्स हैं, मतलब अगर हम डिटेल में जाएँ तो, लेकिन ऑन अ हाई लेवल जो फ़ील्ड्स हैं, वो जनरेटिव एआई फॉर एग्ज़ाम्पल जो है। जनरेटिव एआई के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम कौन-सी एज़्योर की सर्विसेज़ यूज़ करेंगे। तो जनरेटिव एआई के लिए एज़्योर ओपन एआई सर्विस है, जो कि एज़्योर के अंदर मौजूद है, जिससे हम कंटेंट, इमेज और वीडियो जनरेट कर सकते हैं, कोड जनरेट कर सकते हैं और रियलिस्टिक वर्चुअल एनवायरनमेंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में ये देखेंगे करके, इनकी आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करेंगे, आप लैब भी देखेंगे। तो ये फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आने वाले लेक्चर्स में हम किस तरह से, किस फ़ील्ड के लिए कौन-सी सर्विसेज़ यूज़ करेंगे। कंप्यूटर विज़न जो है वो एक नेक्स्ट फ़ील्ड है, जिसमें हम इमेज एनालिसिस करते हैं, इमेज क्लासिफ़िकेशन करते हैं, मेडिकल इमेज एनालिसिस करते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन, बेशुमार चीज़ें हैं जो इसमें करते हैं। ये तो मैंने चंद लिखी हैं सिर्फ स्पेस की वजह से। तो ये जो है एज़्योर की एआई विज़न या कस्टम विज़न जो एपीआईज़ हैं, उनके थ्रू हम ये काम करवा सकते हैं। अच्छा, स्पीच जो फ़ील्ड है एआई की, उसके अंदर हम वॉइस असिस्टेंट्स, कॉल सेंटर ऑटोमेशन, वॉइस कंट्रोल फॉर डिवाइसेज़, ये सारे काम और इससे और बहुत सारे ज़्यादा वॉइस बोट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं।
और ट्रांसलेटर जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसलेशन के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो ये इसके लिए एक जो सर्विस है एज़्योर के अंदर वो है एज़्योर एआई स्पीच। वो एक सेपरेट सर्विस है जो कि मैं आपको दिखाऊँगा जब हम एज़्योर के अंदर इस पे काम करेंगे। तो वो उसके अंदर सारे वो फंक्शनैलिटी है जो कि हमें स्पीच के लिए या स्पीच की जो एआई की फ़ील्ड है उसके अंदर जो कॉमन काम करने के लिए चाहिए होती है वो सारी फंक्शनैलिटी उसके अंदर मौजूद है। इसी तरह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए एज़्योर के अंदर एज़्योर एआई लैंग्वेज और एज़्योर एआई ट्रांसलेटर है, जो कि चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट बनाने के लिए और ट्रांसलेशन के लिए, सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए जिनको यूज़ किया जा सकता है। और ये चंद एक काम है, इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं जो एज़्योर एआई लैंग्वेज के अंदर किए जा सकते हैं। इसी तरह अगर हमने डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस करना हो, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस क्या है कि आपने एक्सट्रैक्ट करना हो डाटा और उसकी इनसाइट लेनी हो। मिसाल के तौर पे अगर आपने हार्ड कॉपीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत सारे यानी फॉर्म्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या रिसीट्स हैं या इनवॉइसेस हैं, वो अगर आपने डेटाबेस के अंदर सेव करने हैं और उनसे आपने फिर मॉडल ट्रेन करवाने हैं या उनको एआई के लिए यूज़ करना है, तो ये इससे पहले बड़ा मुश्किल था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि लोग उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते थे और अपने कंप्यूटर के ऊपर इमेज के तौर पे रख लेते थे। लेकिन अब एआई की वजह से हम उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उनके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो हैंड रिटन हो, उसको भी हम कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस में सेव कर सकते हैं और उस डाटा को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे एआई के लिए यूज़ करें, मशीन लर्निंग के लिए यूज़ करें या किसी और मकसद के लिए, एनालिसिस के लिए या रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करें। तो एज़्योर के अंदर एज़्योर एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस जो कि सर्विस है, वो इसमें हेल्प करती है, जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डॉक्यूमेंट से, इनवॉइसेज़ से या रिसीट्स या कॉन्ट्रैक्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो हैंड रिटन है, चाहे वो प्रिंटेड है, उसको हम सिर्फ स्कैन नहीं करते बल्कि उस स्कैन्ड इमेज से इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको काबिल इस्तेमाल बना लेते हैं। तो ये जनाब आज का लेक्चर था और आज की जो असाइनमेंट है उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की एआई सर्विसेज, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारा जो काम होगा वो ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट एआई सर्विसेज के साथ होगा और इस पे हम हैंड्स ऑन लैब जो है वो बहुत जल्द शुरू करेंगे। जी, तो आपने देखा कि एईएमएल की डेवलपमेंट के अंदर कौन-कौन सी स्टेजेस हैं और इसके अलावा एआई की जो फ़ील्ड हैं, उन फ़ील्ड के मुतल्लिका माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के अंदर कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं जो पैकेज्ड रेडीमेड सर्विसेज़ हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और हमें बिल्कुल मिनिमल कोडिंग या नो कोडिंग से हम एआई के टूल, एप्लीकेशन, चैटबॉट और एजेंट्स डेवलप कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी लेक्चर था ताकि आप लोगों को इस बात की समझ आ जाए या आप लोगों को थोड़ा-सा पता चल जाए कि आने वाले 2-3 महीनों में हम किस किस्म की लर्निंग करेंगे और कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम लर्न करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो टूल्स हैं, जो प्री पैकेज रेडीमेड टूल हैं एआई के जो हम यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ़ माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के अंदर ही नहीं हैं, ये गूगल क्लाउड के अंदर भी मौजूद हैं, ये एडब्ल्यूएस के अंदर भी मौजूद हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर को लेके चल रहे हैं ताकि हमें एक चीज़ की एक दफ़ा समझ आ जाए और उसके बाद हम गूगल में भी कर सकते हैं, एडब्ल्यूएस में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बिहाइंड द सीन टेक्नोलॉजी है वो सेम है। यूआई डिफरेंट है, थोड़ा-सा उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है यूटिलाइज़ेशन का वो तकरीबन सेम है। तो अगर आप एक चीज़ सीख लेंगे, आप अगर एज़्योर में इनको करना सीख लेंगे, तो दूसरे एनवायरनमेंट में दूसरे जो जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं, उनके अंदर आपको इन टूल्स को करना और टूल्स को डेवलप करना और एआई डेवलपमेंट करना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।